नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर क्लास। स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास में। और आज हम देखेंगे ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण को किस तरह से अलग किया जाता है। उनकी हम विधियों को देखने वाले हैं कि किस तरह से इनको जो है हम अलग करते हैं, और साथ में देखने वाले हैं कि इनकी जो विधियां हैं वो किस तरह से काम करेंगी, उनको हम आज देखेंगे। ठीक है ना। और ध्यान रखिए आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपी टेट एंड सी टेट एग्जाम। ठीक है ना। 2020 या 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है एमपी टेट का, वैसे जनवरी डेट दी गई है, तो जनवरी में, या आप बिल्कुल 100% मान के चलिए जनवरी में सी टेट एंड एमपी टेट की परीक्षा होना है। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमें तैयारी जो है अब बिल्कुल आज से ही जो है करना बिल्कुल चालू कर देना है। जिन लोगों ने बिल्कुल थोड़ी बहुत कर ली है तो वो आगे बढ़ाते रहें अपनी तैयारी को, और जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है अभी तो वो बिल्कुल स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी काफ़ी समय है जिसमें हम अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं हमारे इस टॉपिक को। तो देखिए आज हम देखेंगे ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण। तो इन मिश्रणों को किस तरह से अलग करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, कि इस मिश्रण के मिश्रणों में मुख्यतः उपयोगी घटक द्रव के रूप में होता है। ठीक है। और अनुपयोगी घटक जो होता है वो ठोस के रूप में होता है। यानी ठोस और द्रव का जो मिश्रण बनेगा उसमें जो उपयोगी घटक होगा वो तो द्रव होगा, यानी सबसे ज़्यादा उस मात्रा में क्या दिखाई देगा आपको, द्रव दिखाई देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। और अब अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा अनुपयोगी क्या होता है, यहाँ पे ठोस होता है। ठोस यहाँ पे अनुपयोगी पदार्थ है। ठीक है ना। अब इस प्रकार के मिश्रणों को निम्न विधियों से अलग किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे निम्न विधियों की। ठीक है। तो विधियाँ क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली विधि जो आपको दिखाई दे रही है, तो सबसे पहली विधि है इसमें, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन है आपका अवसादन या तल छटन, हम इसको कह सकते हैं। तो अवसादन विधि क्या है, देखिए इस विधि में ठोस और द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। यानी जो ठोस और द्रव का अपना मिश्रण है उसको कुछ समय के लिए तो क्या करते हैं, बिल्कुल स्थिर छोड़ देते हैं। यानी उसको बिल्कुल आप ना हिलाओगे ना डुलाओगे ना किसी प्रकार का उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा उसको छोड़ देना है। ठीक है। मिश्रण के स्थिर रहने पर ठोस घटक नीचे बैठ जाता है और द्रव घटक जो है ऊपर की ओर दिखाई देने लगता है। अब ये तो आपको सबको पता है कि अपसादन और तलछटन हम सभी ने किया होगा, कि हम क्या करते हैं, कोई जैसे पदार्थ है उसके अंदर कोई जैसे ठोस पदार्थ जो है, और हम देखते हैं कि भाई उस ठोस पदार्थ को अगर हमें नीचे रखना है तो हम कुछ देर तक के लिए वो अपना जो मिश्रण है उसको ऐसे छोड़ देते हैं खुला। खुला छोड़ने से क्या होता है, जो ठोस पदार्थ है वो ऑटोमेटिक नीचे जम जाता है। ठीक है। बैठ जाता है नीचे, और जो पानी है वो अपना ऊपर आ जाता है। तो एक विधि थी अपसादन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आसानी से जो है ठोस और द्रव अलग हो जाते हैं। अब बात करेंगे सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड जो अपनी है यह है निस्तारण, या फिर निथारना, आपने सुना होगा निथारना। ठीक है ना। तो निस्तारण और निथारना क्या है वो हम देखेंगे। इस प्रक्रिया में अवसादन मिश्रण के द्रव को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, बिना हिलाए क्या करते हैं, दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। बिना हिलाए क्या करना है, दूसरे बर्तन में क्या कर देते हैं, द्रव को डाल देते हैं। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी मेथड है, निथारना कहलाता है ये। आपने सभी ने किया होगा, निथारने वाले काम तो घर पे जो है करते ही रहते हैं। आपके घर में देखा होगा आपने कि जैसे कोई ठोस पदार्थ है वो अंदर बैठा होता है, ठीक है ना, थोड़ा नीचे रहता है, और जो पानी पानी उसको हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है। जैसे चावल वगैरह धोते हैं या कोई भी गेहूँ वगैरह धोते हैं तो पानी पानी बाहर कर देते हैं। अब अगली मेथड देखेंगे, अच्छी मेथड है। देखिए आपको एक मैं बात बता दूं, यहाँ से जो मेथड के क्वेश्चंस बनेंगे वो सिंपल से बिल्कुल बन जाते हैं कि भाई निम्न में से कौन सी विधि निस्तारण का कार्य कर रही है, या कोई काम में ऐसा पूछ लेते हैं कि बिना हिलाए द्रव को दूसरे बर्तन में डाल देना कौन सी विधि है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल से बन सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे बड़े क्वेश्चन नहीं देखना, हमें डीपली क्वेश्चन भी आ सकते हैं और बिल्कुल ऐसा सिंपल भी आ सकता है जिनका हमें नॉलेज होते हुए भी हम सही टिक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल सभी चीज़ों को देखना जरूरी है एमपीटेट और सीटेट के लिए तो खास तौर पर। ठीक है ना। अब इसके बाद निस्पंदन या छानना वाली जो विधि है, छानने वाला काम तो सबने किया हुआ। इस विधि में निस्तारित मिश्रण को छलनी से छान लिया जाता है। देखिए निस्तारित मिश्रण क्या हुआ, जो ऊपर निस्तारण विधि हमने यूज करी है, ठीक है ना, उस विधि में जो पानी हमने इकट्ठा किया था उसे क्या कर लेते हैं हम, छलनी से फिर छान लिया जाता है। चाय में से चाय पत्ती, जूस में से रेसे, पनीर बनाने के लिए फटे दूध में से ठोस कणों को छाना जाता है। यानी फिर इस तरह से हम उनको छान लेते हैं। ठीक है ना। निस्तारित करने के बाद उसको फिर छान लिया जाता है, तो उसी को हम निस्पंदन या छानना कहते हैं। ठीक है। लेकिन निस्तारण के बाद होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट, अपनी जो विधि है यानी जो मेथड है वो है बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण तो लगभग सभी यहाँ पर जानते होंगे। ठीक है। तो देखिए बाष्पीकरण सब जानते हैं, नाम सभी ने सुना रखा होगा इसका, कि इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को उबाला एवं गर्म किया जाता है।
सबसे पहला काम इसमें यही है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अपने पास द्रव है उसको क्या करेंगे, या मिश्रण जो अपना है उसको सबसे पहले गर्म हमें करना है या उबालना है। गर्म करने पर द्रव भाप बनकर उड़ जाता है और ठोस घटक जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो इसमें यही होता है भाई, गर्म पदार्थ करने पर द्रव क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है और जो ठोस घटक है वो नीचे की ओर जमने लगता है, ठीक है ना। समुद्र के पानी से नमक को इसी विधि से अलग किया जाता है। अब आपको ये बात देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अच्छे से बात ध्यान रखने वाली हो गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अपने लिए। ये मान लीजिए आप कौन सा वाला, कि समुद्र के पानी से नमक को किस विधि से अलग करते हैं, बाष्पीकरण के द्वारा अलग करते हैं। समुद्र का जो पानी है उसमें नमक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, तो बाष्पीकरण द्वारा उसे हम निकाल सकते हैं। और आगे पॉइंट देखें इसके, तो बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु उबलना एक निश्चित तापमान पर ही होता है। देखिए बाष्पीकरण तो किसी भी तापमान पर चालू हो जाएगा, ये भी पॉइंट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बाष्पीकरण किस तापमान पर होता है, तो आप उसमें लिखेंगे किसी भी तापमान पर, अनिश्चित तापमान है इसका, ठीक है। लेकिन जो क्वथन होता है, क्वथन मतलब होता है उबलना, तो उबलना केवल एक निश्चित तापमान पर, तो जैसे हम जानते हैं जो पानी है उसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री होता है, यानी 100 डिग्री पानी उबलने लगता है। लेकिन बाष्प बनने के लिए 100 डिग्री होना जरूरी नहीं है, कम ताप पर भी वो बाष्प बन सकता है, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो बाष्पीकरण निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखेंगे हम किन किन कारकों द्वारा। देखिए पहला है तापमान, तापमान बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ती है एवं घटने पर घटती है। सिंपल सी बात है, ताप अगर आप बढ़ाएंगे तो बाष्प जल्दी जल्दी बढ़ेगी, ठीक है ना। ताप घटाओगे तो बाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। अब बात करते हैं आर्द्रता की, तो आर्द्रता बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर घटती है एवं आर्द्रता घटने पर बढ़ती है। तो अब आर्द्रता क्या है, आर्द्रता मतलब होती है नमी, ठीक है ना, नमी होती है आर्द्रता। मतलब कोई जगह पे अगर हम मान लो कोई बाष्पीकरण करना चाह रहे हैं, किसी मिश्रण को गर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या आर्द्रता है यानी नमी है अगर उस क्षेत्र में, तो बाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। और नमी अगर ज़्यादा है, ठीक है, नमी मतलब कम है, तो बाष्पीकरण मतलब वहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे सतह का क्षेत्रफल भी ऐसा होता है जो क्या करता है, बाष्पीकरण को प्रभावित करता है। तो सतह का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ती है और घटने पर घटती है। मतलब अगर सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है, जैसे मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं और चाय बनाने के लिए जो बर्तन है वो बड़े आकार का, यानी उसमें थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है बर्तन में, तो उसमें जो बाष्पीकरण होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। और अगर छोटे बर्तन हैं या कम आकार का है बर्तन, चौड़ाई कम है, तो उसमें जो अपना बाष्पीकरण होगा वो कम मात्रा में होगा, ठीक है ना। तो ये सतह का क्षेत्र हो गया जो प्रभावित करेगा बाष्पीकरण को। इसके बाद वायु की गति, वायु की गति बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी कैसी होती है, बढ़ती है एवं घटने पर घटती है। तो वायु की जो गति है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है किस पे, बाष्पीकरण की क्रिया पे, ठीक है ना। तो वायु की गति ज़्यादा होगी तो दर बढ़ेगी बाष्पीकरण की, वो घटने पर घटती है। ये बातें आपको ध्यान रखने वाली हो गई हैं। अब बात करेंगे अगली विधि, जो अगला पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट हो गया है अपना, जैसे कि ये अपनी कौन सी विधि चल रही थी, बाष्पीकरण चल रहा था। अब बाष्पीकरण के बाद आ गई अगली विधि अपनी अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण विधि में क्या होगा वो आप देखिए। अब अपकेंद्रण विधि, इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। जो ठोस और द्रव होता है उसको इस तरह से जो हम तेज़ी से क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है ना। बर्तन आपका गिलास हो या कोई भी बर्तन है तो उसमें तेज़ी से घुमाया जाता है। इस विधि से दूध में से क्रीम और दही में से मक्खन को अलग किया जाता है। जैसे कि हम मक्खन बनाना देखा होगा तो उसमें घुमाते हैं चीज़ों को, तो घुमाने के बाद दही में से मक्खन, दूध से क्रीम को निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना भी इसी विधि से होता है। अब आप बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुए जाते हैं वो किस विधि के द्वारा धुए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली हो गई है, ठीक। तो अपकेंद्रण विधि यूज करते हैं इसमें, है ना। इसके बाद दूध से क्रीम और दही में से मक्खन निकालने के लिए भी अपकेंद्रण विधि का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विधि की। हमारी जो नेक्स्ट विधि है, तो देखिए ना विधि तो काफ़ी है, थोड़ा सा आपको नीरस टाइप का लग रहा होगा वैसे, लेकिन नीरस ना समझें आप इसको, क्यों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नौकरी चाहिए हमें, ठीक है ना। वर्ग 3 में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इस तरह सिंपल से देखने को मिलेंगे, हाँ थोड़े नीरस लग रहे होंगे लेकिन हमें इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब इसमें देख लेते हैं द्रव शोधन विधि या आसवन विधि क्या है। तो इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को गर्म किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, जो ठोस और
द्रव का मिश्रण है उसको काफ़ी ज़्यादा पहले तो हम गर्म करते हैं, यही आसवन होता है। इस विधि में ऐसे उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें द्रव भाप बनकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर दूसरे पात्र में इकट्ठा हो जाता है और ठोस नीचे रह जाता है। देखिए भाई बहुत ज़्यादा कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो क्या कह दिया इन्होंने, ये कह दिया भाई आपको गर्म करना है पानी को, यानी मिश्रण जो है गर्म करिए, जो पानी होगा वो भाप बन के ऊपर उठेगा और उठने के बाद दूसरे बर्तन में जाकर गिर जाएगा। ऐसा उपकरण हमें यहाँ पे चाहिए होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, एक अच्छा उपकरण होना ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें भाप बने एक बर्तन में और दूसरे बर्तन में जाके क्या हो जाए, वो इकट्ठी हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली हो गई है कि ऐसा बर्तन होना चाहिए, तब वो अपसाधन या द्रव शोधन या आसवन विधि कहलाएगी, ठीक है ना। तो उसमें ये करते हैं हम। इसके बाद बात करते हैं अब द्रव एवं द्रव अवयवों के मिश्रण की, इनको किस तरह से अलग करेंगे। तो इन मिश्रणों में घटक द्रव के रूप में होता है, यानी जो मेन होता है वो द्रव ही होता है बस केवल। इन मिश्रणों में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को किन विधियों से अलग करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली विधि है पृथक की विधि। तो ये कैसी विधि है, देखिए इस विधि से दो अघुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। अघुलनशील का मतलब क्या है, जो घुले ना हो सही तरीके से। जैसे मान लीजिए पानी और तेल का विलयन होता है, ठीक है, तो पानी और तेल का जो विलयन है वो भी कैसा है, अघुलनशील विलयन है, ठीक है ना, जो सही तरीके से नहीं मिल पाया है, विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं एक तरह से हम। इसके बाद इस विधि से तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया जाता है। तो तेल और पानी के मिश्रण को हम इससे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने उदाहरण जो दिया, तेल हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाता है और पानी नीचे पात्र में इकट्ठा हो जाता है। यानी तेल होता है वो तो हल्का रहता है तो ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है ना। जो पानी होता है वो थोड़ा भारी रहता है, इसलिए नीचे इकट्ठा होता रहता है। अब इसके बाद सेकंड विधि जो है वो पृथक कीप के अलावा अब सेकंड विधि है प्रभाजी आसवन। इससे भी हम द्रव और द्रव के विलयन को अलग कर सकते हैं। तो इस विधि में क्या देखिए, इस विधि के द्वारा घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपको उस समय बताना है कौन सी विधि, पृथक कीप विधि। और घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये विधि पदार्थों के क्वथनांक बिंदु पर आधारित होती है, ठीक है ना, क्वथनांक बिंदु पर आधारित है। यानी प्रभाजी आसवन विधि में क्या होता है, क्वथन बिंदु काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है कि किस बिंदु पर आप, यानी किस ताप पर आप पानी को उबाल रहे हैं, ठीक है ना। ताप ज़्यादा है तो जल्दी से अपना जो है ना वो घुलनशील द्रव अलग हो जाएंगे, और कम है तो धीरे से होंगे। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब इस प्रकार के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब अलग अलग क्वथनांक बिंदु वाले द्रव अलग हो जाते हैं। देखिए मिश्रण को जब गर्म करते हैं तो अलग अलग क्वथनांक बिंदु वाले जो द्रव होते हैं वो अलग हो जाते हैं। कुछ कण ऐसे होते हैं, कुछ द्रव में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, अलग अलग क्वथनांक के होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दो पदार्थ मिले हुए हैं पानी के अंदर, उसमें से एक पदार्थ ऐसा है जिनका क्वथनांक शायद मान लीजिए 50 डिग्री है, दूसरे का है 60 डिग्री। तो जैसे 50 डिग्री करेंगे तो वो वाला पदार्थ अलग हो जाएगा, 60 डिग्री करेंगे तो 60 डिग्री वाला पदार्थ अलग हो जाएगा। इस तरह से ये प्रभाजी आसवन विधि काम करती है। अब उदाहरण देखें हम इसके, तो किस काम में यूज करते हैं प्रभाजी आसवन विधि को। इस विधि के द्वारा कच्चे तेल से मोम निकालना, स्नेहक यानी ग्रीस जो होता है वो निकालना, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि को अलग किया जाता है। तो जो अयस्क नीचे से निकलता है, जो कच्चा माल निकलता है, उसको इन विधि के द्वारा ही अलग करते हैं, ठीक है ना, जो भी खनिज पदार्थ निकलते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें एक छोटे से पॉइंट की। क्या पॉइंट है, देखिए किसी मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए एक से ज़्यादा विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। हम नमक और रेत को किस तरह से अलग करेंगे, देखिए मिश्रण में जल मिलाया जाता है, जल मिलाने से भी हो सकता है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि अवसादन और निस्तारण किया जाता है, जिससे रेत और नमक वाला जल अलग हो जाता है। निस्पंदन किया जाता है, जिससे नमक वाले जल में बचा हुआ रेत अलग हो जाता है। देखिए अवसादन और निस्तारण विधि भी यूज कर रहा है इसमें ये, ठीक है ना, जल और नमक के लिए, रेत और नमक के लिए अवसादन और निस्तारण भी यूज कर सकते हैं। निस्पंदन भी विधि यूज कर रहे हैं इसमें। बाष्पीकरण, निस्पंदित जल को गर्म किया जाता है, जिससे जल भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, नमक बच जाता है। यानी यहाँ पे इतनी सारी विधि यूज हो रही जल और रेत और नमक के लिए। सबसे पहले क्या किया, मिश्रण में जल मिलाया, फिर उसमें अवसादन और निस्तारण किया, है ना। इसमें क्या करते हैं, जिससे रेत और नमक वाला जल क्या होता है, अलग अलग हो जाता है।
अपसादन और निस्तारण करने से, ठीक है ना। इसके बाद निस्पंदन किया, जिससे नमक वाले जल में बचा हुआ रेत अलग हो जाता है, थोड़ा बहुत रेत बचता है तो अलग हो जाता है। फिर वाष्पीकरण करते हैं, जिससे गर्म करने पर क्या होता है, भाप बन के पानी उड़ जाता है ना। बचता क्या है, केवल नमक बचता है। तो इस तरह से ये एक विधि थी जिसके द्वारा जल और नमक को, रेत और नमक को भी अलग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के टॉपिक जो कि अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, और अभी आगे भी कई तरह के टॉपिक हमें पढ़ना है जो कि एमपी टेट सीटेट में आएंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।